हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है इसका हमने ऑलरेडी वन शॉट बना रखा है, पहले आप वो देखना बच्चों जाके। उसके बाद फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर जो है वो हम आज कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, जो भी एडजस्टमेंट आपको देते हैं वो ट्रायल बैलेंस के बाहर देते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाहर जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, प्रीपेड हो गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गया, मैनेजर्स रेम्यूनरेशन हो गया, ऐसे बहुत से एडजस्टमेंट है जो हमें सीखने हैं। और अगर हमें ये सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएंगे तो हमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको फाइनल अकाउंट भी आना चाहिए और फाइनल अकाउंट के साथ जो एडजस्टमेंट है उसका आपको एडजस्टमेंट भी आना चाहिए कि इनका एडजस्टमेंट हम किन दो जगह करते हैं। फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद एडजस्टमेंट में जो जो चीजें आज अपन सीखेंगे उनका एडजस्टमेंट आपको ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट में किस तरीके से करना है, कौन सा आइटम ऐड होगा और कौन सा आइटम लेस होगा, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमारा बेसिक और अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, इसमें सबसे पहले जो एडजस्टमेंट आता है वो होता है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये जो बात चल रही है एडजस्टमेंट की बात चल रही है, आपको ध्यान रखना है कि ये सारे एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर देंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं देंगे। अंदर देंगे तो उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आइटम आता है वो है क्लोजिंग स्टॉक। इसका हम दो जगह एडजस्टमेंट करेंगे। पहला, आपको इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट कॉलम में दिखाना है। दूसरा, आपको इसको बैलेंस शीट में एसेट्स कॉलम में दिखाना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर हमें ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक है, अगर हमारे पास दो वैल्यू हो, एक हमारे पास मार्केट वैल्यू हो और एक हमारे पास बुक वैल्यू है, तो दोनों में से हम कौन सी वैल्यू दिखाएं। सपोज दैट मार्केट वैल्यू मुझे दे रखी है 12,500 एंड बुक वैल्यू वी हैव 13,000, तो हम इसमें से कौन सा रिकमेंड करें। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोनों में से जो लेस आइटम होगा हम उसको रिकमेंड करेंगे। ठीक है, जो कम होगा, जो लीस्ट होगा, सॉरी जो लीस्ट होगा उसको रिकमेंड करेंगे। तो हमारे लिए जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 12,500 ही करेंगे। एक और चीज आती है इसमें क्लोजिंग स्टॉक में, हो सकता है कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दे। वैसे कहां आता है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा आपको। लेकिन अगर कभी कभी आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, बाहर नहीं देगा, अंदर दे देगा, तो इसका मतलब आपको उसका एडजस्टमेंट जो है बच्चों वो सिर्फ एक ही जगह करना है। और वो कौन सी जगह होगी, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक है तो हमें उसको दो जगह दिखाना है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट में, एसेट्स में। दूसरा, अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमें उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है, हमें उसको सिर्फ एक ही जगह एडजस्टमेंट उसका करना है जो कि है हमारी बैलेंस शीट, और उसमें भी हमें एसेट्स कॉलम में उसको दिखाना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात आती है बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड जो एडजस्टमेंट है ये हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है इसमें भी हमारे दो एडजस्टमेंट हमें करनी होंगे। पहला, ये किसी में भी आ सकता है बच्चों, ट्रेडिंग में भी आ सकता है और पी&एल में भी आ सकता है। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बच्चों, अगर वेजेस आएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग होगा तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, वो पी&एल में थोड़ी जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो वो पी&एल में जाएगा, वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि एक्सपेंसेस हमारा कौन सा है, ट्रेडिंग वाला है कि पी&एल वाला है। ट्रेडिंग वाला है तो ट्रेडिंग में चल जाएगा और पी&एल वाला तो पी&एल में चला जाएगा। ट्रेडिंग या पी&एल में ये अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में जाके ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि ये सर करंट ईयर का एक्सपेंसेस होता है, वो एक्सपेंसेस जो अभी हमने पे नहीं किया लेकिन हमारा है इस महीने का, इस साल का, तो वी हैव टू पे। तो अगर ये करंट ईयर का है तो हमें इसको ऐड करना है। और दूसरा एडजस्टमेंट जो होगा इसका, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड, दूसरा एडजस्टमेंट जो होगा वो बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा,
लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आपको उसको ट्रेडिंग या P&L में नहीं लिखना है, आपको उसको सीधा बैलेंस शीट में डालना है। ये ध्यान रखनी है बच्चों बात। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, देखिए थर्ड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो करंट ईयर का होता है लेकिन हमने अभी पे कर दिया है। तो एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर का है लेकिन हमने उसको अभी पे कर दिया है वो हमारे लिए प्रीपेड होता है। इसके भी हम दो जगह एडजस्टमेंट करेंगे। पहला एडजस्टमेंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रेडिंग वाला आइटम है कि P&L वाला है। ट्रेडिंग वाला है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा और P&L वाला है तो P&L में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे वेजेस प्रीपेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर सैलरी प्रीपेड है तो P&L में चला जाएगा। तो ये ट्रेडिंग या P&L दोनों में से किसी में भी जाके और वहां जाके क्या होगा बच्चों, लेस होगा। सर लेस क्यों होता है? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का होता है, इस साल का नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लेस करेंगे। और दूसरा हम इसको बैलेंस शीट में एसेट्स कॉलम में लिखेंगे। बैलेंस शीट में कौन से कॉलम में आएगा? एसेट्स कॉलम। ठीक है, इसके बाद बात आती है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो होती है जो करंट ईयर की है। अक्रूड इनकम का मतलब हुआ जो करंट ईयर की इनकम है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। इनकम जो करंट ईयर की है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, दैट इज अक्रूड इनकम। अब इसके भी हम दो जगह एडजस्टमेंट करेंगे। पहला जो एडजस्टमेंट होगा वो जाएगा ये P&L में। ठीक है, क्यों? आपने इसमें ट्रेडिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनकम जो होता है उसमें P&L ही होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में कोई इनकम नहीं होती है, इसलिए तो यहाँ पे P&L अकाउंट में जाके ये उस इनकम में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये करंट ईयर का होता है। और अगर बात चल रही है दूसरे एडजस्टमेंट की तो बैलेंस शीट में दूसरे कॉलम में जाके बैलेंस शीट में जाके एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को अक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट। इसके बाद बात आती है अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम, इसके भी हम दो जगह एडजस्टमेंट करेंगे सर। अब अनअर्न इनकम होती क्या है? वो इनकम जो आपकी करंट ईयर की नहीं है लेकिन फिर भी आपको रिसीव हो गई है, मतलब इनकम रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट रिसीव इन करंट ईयर। इनकम जो आपकी अगले साल की है लेकिन आपने अभी उसको रिसीव कर लिया है, हम इसको अनअर्न इनकम भी बोलते हैं और एडवांस इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके भी हम दो जगह एडजस्टमेंट करेंगे बच्चों। पहला ये P&L में जाएगा और वहां जाके उस इनकम में से लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का होता है। और दूसरा आप इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज कॉलम में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? लाइबिलिटीज में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये हमें पे करनी पड़ सकती है। तो ये हमने अभी तक अर्न नहीं किया है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई है। ठीक है, तो ये हमें लाइबिलिटी कॉलम में दिखाना है। तो ये एडजस्टमेंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है हमारा ये, इसके भी हम दो जगह एडजस्टमेंट करते हैं। सर पहला जो एडजस्टमेंट होगा वो P&L अकाउंट में कहां पर आ जाएगा? डेबिट में। ये कोई एडलेस नहीं होता है, ये सिंगल इंडिविजुअल अमाउंट होता है, इसलिए P&L के डेबिट में लिख देंगे। और दूसरा एडजस्टमेंट जो होगा उसका, वो बैलेंस शीट में आपके पास जो भी एसेट्स हैं उस एसेट्स में इसको जाके आपको क्या करना है? लेस करना है। एसेट्स को लेस नहीं करना है, एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को लेस करना है। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, हर चीज का दो जगह एडजस्टमेंट होगा। इसके बाद बात आती है बच्चों, ये हमारा कौन सा था? सिक्स्थ। अब आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसके भी हम दो जगह एडजस्टमेंट करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? सिंपल सा है कि सर कैपिटल पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, अब ये जो आपको इंटरेस्ट मिलता है आपकी कैपिटल पे, ओनर को उसकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा उसका दो जगह एडजस्टमेंट होगा। पहला
पी एंड एल में कहां पर आएगा, डेबिट में, कोई एड लेस नहीं करना है, सिर्फ डेबिट में लिखना है। और दूसरा इसका एडजस्टमेंट जो होगा वो बैलेंस शीट में जो आपकी लाइबिलिटी कॉलम में, उसमें कैपिटल में जाके इसको आपको ऐड करना है, क्योंकि ये आपकी कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये आपने लाइबिलिटी में कैपिटल में जाके इसको ऐड कर दिया, तो इसके दो एडजस्टमेंट हो गए, एक पीएनएल के डेबिट में आएगा और एक बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात चले तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इसके दो एडजस्टमेंट है। आपने जो ड्राइंग्स किए, जो आपने पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक यूज किया है, उस पे लगने वाला इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अब इसके दो एडजस्टमेंट, पहला आपको इसको पी एंड एल के क्रेडिट में दिखाना है, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम जनरेट करेगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट में दिखा देंगे। और दूसरा बैलेंस शीट में जो भी आपने कैपिटल अभी लिखी थी उसमें जाके आपको इसको लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, आप चाहें तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग्स में ऐड भी कर सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ड्राइंग्स में ऐड करते, ड्राइंग्स किसमें से लेस होगा? कैपिटल में से। ठीक है, कैसे भी कर लें आप, ऐसे कर लें, जो भी आप इच्छा हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो हमें पैसा नहीं देंगे, ऐसे लोग जो हमें पैसा नहीं देंगे, जिन पे हमें डाउट है, वो हमारा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये उन लोगों के लिए प्रोविजन बनाया गया है जो लोग हमें पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उन पे हमें डाउट है, तो उनके लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब वो प्रोविजन जो आप क्रिएट करेंगे उसका जो एडजस्टमेंट होगा वो कहां कहां होगा, देखिए ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहला इसका एडजस्टमेंट आएगा पी एंड एल में। अब पी एंड एल में किस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है 2PBD, ये इसका रेस्पेक्टिव अमाउंट यहां आएगा, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट आपको करने हैं। अब वो एडजस्टमेंट क्या है वो समझना बच्चों। पहला बैड डेट्स, ठीक है, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविजन और लेस ओल्ड प्रोविजन। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आपको यहां लिखना है। ये एडजस्टमेंट किसका हो गया? ये एडजस्टमेंट हो गया पीबीडी का। कहां पे? पी एंड एल में। अभी क्या चीजें होती हैं सर, ये हम क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, देखो पीबीडी आपको यहां लिखना है। अब आपके पास जो भी बैड डेब्ट्स दे रखे, कहां पे? ये बैड डेब्ट्स कहां पे मिलेंगे बच्चों आपको? ट्रायल बैलेंस में। फर्दर बैड डेब्ट्स कहां मिलेंगे? अदर इंफॉर्मेशन में। न्यू प्रोविजन कहां मिलेगा सर? वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा खुद को। और ओल्ड प्रोविजन हमें कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ये आपका पीबीडी हो गया। अब यहां पर आपको दूसरा जो एडजस्टमेंट करना है वो कहां पर करना है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपके पास जो भी डेटर्स हैं आप वो दिखा दीजिए। उन डेटर्स में से आपको फर्दर बैड डेट्स लेस करना है और न्यू प्रोविजन लेस करना है। दोनों लेस करने के बाद आइटम आपका जो है वो यहां आ जाएगा। तो डेटर्स में से क्या क्या लेस करना है? दो चीजें हैं, एक फर्दर बैड डेट्स और एक न्यू जो प्रोविजन आपने क्रिएट किया है वो। ये दोनों आपके लेस हो जाएंगे, बाकी जो अमाउंट है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें और इसमें बहुत फर्क है बच्चों, ये दोनों एडजस्टमेंट एक जैसे नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पीबीडी अलग चीज है और बैलेंस शीट में इसका एडजस्टमेंट अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बच्चों मैनेजर्स रेम्यूनरेशन। अब मैनेजर्स रेम्यूनरेशन अगर आप बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट यू हैव। अब अगर मैनेजर रेम्यूनरेशन की बात चल रही है तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है सर? इसका एडजस्टमेंट भी हम दो जगह ही करते हैं। पहला पी एंड एल में लिखा जाता है, कहां पर सर? डेबिट में लिखा जाता है। किस नाम से लिखा जाता है? टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, ये लिखा ना। आउटस्टैंडिंग क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमने दिया नहीं है अभी। ठीक है, दूसरा आप इसको बैलेंस शीट में
लाइबिलिटीज कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि आप जब नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के टाइम आपको इस मैनेजर को उसका कमीशन भी प्रोवाइड करना होता है। तो वो कमीशन या वो रेम्यूनरेशन आपने अभी तक दिया नहीं है, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग हम सबको पता है कि लाइबिलिटी होती है, तो हमें इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कॉलम में भी दिखाना। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे कुछ एडजस्टमेंट जिसमें हमने पीबीडी, मैनेजर रेम्यूनरेशन, बहुत सारे एडजस्टमेंट करे हैं। अब बात आती है कि हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर, ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए वही बच्चों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आपको तीनों के फॉर्मेट बनाने। ठीक है, जैसे मैंने ये ट्रेडिंग बना लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ओहो, फिर आ जाता है हमारा दूसरा फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट किसका है, पी एंड एल का। फिर आ जाती है बात तीसरे की। तीसरा हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा बच्चों बैलेंस शीट का। ठीक है, अब ये हमारा पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया बच्चों दूसरा आपका पी एंड एल अकाउंट, और ये हो गया हमारा तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। देखिए सबसे पहले मुझे दे रखा है ड्राइंग्स 18,000। अब मैंने आपको पहले जो मैंने आपको वन शॉट बनाया था उसमें मैंने आपको सिखाया था, जो भी आपके पास आइटम सीक्वेंस में आते हैं आप उसको दिखाते हैं, चाहे वो कैपिटल सॉरी बैलेंस शीट का हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो पी&एल का हो। इससे आपका टाइम बचेगा। जैसे ड्राइंग से 18,000, तो सर ड्राइंग्स किस में आता है, सर ड्राइंग्स आता है हमारा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कहां आता है सर, कैपिटल में से लेस होता है। क्या है, ड्राइंग्स, ये है 18,000। फिर मुझे नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है बच्चों वो है कैपिटल। कैपिटल है मेरी 80,000। ठीक है, तो कैपिटल मैंने ऊपर ही लिख दिया इसमें 80,000। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास परचेज 82,600। तो सर परचेज किस में आता है, परचेज आता है हमारा ट्रेडिंग में। तो हमने पहले ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दिया ना बच्चों, टू परचेज। परचेज है 82,600, 82,600। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास सेल्स 1,55,000। सेल्स क्रेडिट में आता है, तो हमने लिखा बाय सेल्स 1,55,000। इसके बाद है स्टॉक, ओपनिंग है 42,000। 42,000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक है, तो मैंने यहां जगह छोड़ी थी ऑलरेडी, तो ये ओपनिंग स्टॉक आ गया 42,000। ठीक है, इसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउट जो वापस जा रहा है, जिसको हम वापस लौटा रहे हैं, जिसको वापस लौटा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर, परचेज रिटर्न। ठीक है, ये आपको लेस करके यहां लिख देना है बच्चों। 82,600 में 1600 लेस करेंगे, वी गॉट 81,000। इसके बाद है कैरियज इनवर्ड्स। कैरियज इनवर्ड्स आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो ट्रेडिंग में ही जाएगा, टू कैरियज। ये था हमारा 1200 का। इसके बाद है बच्चों वेजेस। वेजेस है मेरे पास 4,000 की। ठीक है, तो मैंने वेजेस भी लिख दिया, टू वेजेस 4,000। इसके बाद है पावर। पावर किस में जाएगा सर, पावर भी पी&एल में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा सॉरी, टू पावर। ये है हमारे पास 6,000 का, ये हमने 6,000 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद है बच्चों हमारे पास मशीनरी। मशीनरी सर कहां जाएगा, सर बैलेंस शीट में जाएगा, तो हमने ये लिख दिया मशीनरी। मशीनरी है हमारे पास 50
सॉरी मशीनरी आपकी 50,000, तो मशीनरी हमने लिख दिया 50,000 की, ठीक है। इसके बाद है फर्नीचर 14,000, फर्नीचर भी इसके नीचे आ जाएगा, फर्नीचर आपका आ गया 14,000। ये मैं स्पेस क्यों छोड़ रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है उसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हमारे पास कौन कौन सा एडजस्टमेंट है। सपोज दैट कि मेरे पास मशीनरी का एडजस्टमेंट है, तो मेरे को मशीनरी के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी के नीचे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसके लिए आपको जगह रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है, मशीनरी आपकी 14 हो गई, रेंट आपके पास है 22,000, तो सर रेंट किस में जाएगा, सर P&L में जाएगा। यहाँ P&L में पहला ही आइटम आया है टू रेंट, ये है आपके पास 22,000, ओके, ठीक है। इसके बाद है सैलरी 15,000, सैलरी भी इसमें आएगा 15,000, ये भी आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस 3600, इंश्योरेंस भी इसमें आएगा, टू इंश्योरेंस 3600। इसके बाद है बच्चों 8% बैंक लोन 25,000, बैंक लोन इज द लाइबिलिटी, तो आपने यहां पे लिखना है बैंक लोन, और वो बैंक लोन कितना है 8%, ये बैंक लोन था हमारा 25,000 का। इसके बाद है बच्चों डेटर्स, डेटर्स ने 20,600, डेटर्स किस में जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे, डेटर्स हो गए 20,600। इसके बाद है क्रेडिटर्स 18,900, क्रेडिटर्स कहां आएंगे, सर लाइबिलिटी में आएंगे 18,900। इसके बाद है कैश इन हैंड 1,500, कैश इन हैंड कहां आएगा, एसेट्स में आएगा, कैश, ये लीजिए कैश आ गया हमारा 1,500 का, चलिए ठीक है। ये हमने ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम थे वो हमने यहाँ पे, ये ट्रेडिंग में, सॉरी ये हमने P&L में जो था वो दिखा दिया, ठीक है। जो जो आइटम मेरे पास थे ये P&L में और ये हमारी बैलेंस शीट में। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। अब एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 64,000। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हम दो जगह करते हैं, देखो सेल सेटल नहीं था ना, ठीक है, तो आपको यहां से हटा के अब इसको यहां लिखना है 1,55,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपका जो था वो बच्चों 65,400 का बता रहा है ये, सॉरी 64,000 का है, ठीक है। इसके बाद है वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,400। अब सर आपने क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख दिया, इसकी जगह एक बार और आता है, कहां पर आता है सर, ये बैलेंस शीट में जाता है, यहां पर लिख देता हूं मैं स्टॉक 64,000, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, सेकंड जो एडजस्टमेंट है बच्चों वो है हमारा वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,400। अब वेजेस कहां आएगा, सर वेजेस ट्रेडिंग में है, वेजेस ये रहा 4,000, अब आपको अंदर लिखना है 4,000। अब इसमें एडजस्टमेंट कितना बोल रहा था, आउटस्टैंडिंग कितना था बच्चों, आउटस्टैंडिंग था आपका 2,400, तो आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हमने पढ़ा है ऊपर आउटस्टैंडिंग जो हमने ऐड किया है, ठीक है, वो करंट ईयर का, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया 6400, ये आपका एडजस्टमेंट आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक जगह और एडजस्टमेंट होगा, कहां पे सर, बैलेंस शीट में, यहां पे लिख देता हूं मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है 2,400, ओके, दो जगह एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद मुझे बोल रहा है बैड डेब्ट्स मेरा है 600 का, और प्रोविजन मुझे 5% और बनाना है, ठीक है। अब जो बैड डेब्ट 600 आपको क्वेश्चन में मेंशन है, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं था, ट्रायल बैलेंस में नहीं था, इसका मतलब अदर इंफॉर्मेशन में जो बैड डेब्ट्स है वो हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स होता है, इसका मतलब वो डेटर्स में से लेस नहीं हुआ है। अब हम करेंगे, अब देखिए ये आपको बोल रहा है कि आपके फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के हैं, पहले तो यहां लिख दो 20,600, फर्दर बैड डेब्ट्स है आपके 600, वो आप लेस कर दीजिए, ठीक है। और आपका जो न्यू प्रोविजन आपको बनाना है वो है कितना बच्चों, वो है हमारा 5%। तो बेटा 20,600 में 600 लेस करें 20,000, 20,000 का 5% कितना हुआ, ऐसे कर सकते हैं ना अपन, 20,600 में 600 लेस कर दिया 20,000, अब इसका 5% अगर आप बनाते हैं तो 1,000 आ जाएगा, तो ये 1,000 आपने यहाँ पे बना दिया। तो आपने दोनों आइटम को लेस कर दिया, लेस करने के बाद आपके पास क्या आएगा 19,000, ये मैंने कहा एडजस्टमेंट करा बैलेंस शीट में। अब सर बात आती है कि सर ये P&L में भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा, तो P&L में दोनों आइटम आ जाएंगे, फर्दर और न्यू।
कैसे आ जाएंगे सर, आपने कब पढ़ाया था? ये देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखो बैड डेब्ट्स हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं है। फर्दर कितने हैं? 600 के हैं। और न्यू प्रोविजन कितना है? 1000 का। ओल्ड प्रोविजन है नहीं, बैड डेब्ट्स है नहीं, तो ये टोटल करके यहां लिखना है आपको बस। 1600 जो है, सॉरी यहां पर आ जाएगा बच्चों टू बैड डेब्ट्स 600 का, और टू पीबीडी जो आपने बनाया है वो आया है 1000 रुपीज का। ये दोनों आप यहां लिख दिए, ठीक है। आप चाहे तो दोनों को मर्ज करके भी लिख दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। रेंट जो है वो आपने 11 महीने का दिया है। अब रेंट का है सर, ये रहा रेंट। अब रेंट आपने 11 महीने का दिया है, तो सर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहां पर आपने जो रेंट दिया है वो 22,000 रुपए दिया है। बेटा देखो 22,000 रुपए जो है वो 11 महीने का है, तो एक महीने का कितना हुआ? एक महीने का 2,000 रुपए हुआ। तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, सॉरी जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो ऐड हो जाएगा। कितना? एक महीने का कितना हुआ सर? एक महीने का हुआ 2,000 रुपए। 2,000 रुपए हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 24,000। समझ में आया? यहाँ पे 22,000 जो है वो 11 महीने का है, तो एक महीने का बाकी चल रहा है, एक महीने का हमने निकाल दिया 2,000, जो बाकी चल रहा है वो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हाँ, आउटस्टैंडिंग को एक जगह और लिखेंगे, कहां पर? आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपका आ गया 1,000 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए, 2,000 था शायद, 2,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद बात आ रही है बच्चों, लोन जो है बैंक से वो हमने 1 जुलाई 2000 को लिया है, ठीक है, जुलाई में लिया है हमने। यहां पर एक लोन था हमारे पास, ये रहा बैंक लोन 25,000 का, जो आपने बैंक से लोन लिया है वो जुलाई में लिया है। एंड वी आर क्लोजिंग द अकाउंट ऑन 31st ऑफ दिसंबर। 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। अब इस पे निकालते हैं। अब देखो 25,000 जो है इसका 8% निकालो, कितना हुआ? 2,000। लेकिन ये तो 12 महीने का है, मुझे कितने महीने का चाहिए? 6। जुलाई से दिसंबर तक काउंट कर लो, 6 महीने हुए, तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना हुआ इसका? देखो बच्चों 25,000 रुपए का, देखो 25,000 रुपए का जो लोन लिया है उसका 8% कितना हुआ? 2,000। लेकिन ये तो 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना हुआ? 1,000। 1,000 रुपए आपने बैंक लोन पे इंटरेस्ट दिया है क्या? कहीं भी मेंशन था क्या? P&L में था? नहीं सर, P&L में तो था ही नहीं, हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं बैंक लोन पे, तो वो क्या है? पूरा, वो पूरा आउटस्टैंडिंग है। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना? 1,000 रुपए, ये आपने लिख दिया। और ये आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी आ जाएगा, तो यहां पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 रुपए आपने यहां दिखा दिया, ठीक है। समझ में आया बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है हमें मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीनरी जो है आपकी, देखो सॉरी, मशीन आपकी ये रही 50,000 की, 50,000 की मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%। 10% कितना हुआ? 5,000। तो मशीन की वैल्यू आ गई आपकी 45,000। अब डेप्रिसिएशन आपने यहां लगाया है, तो ये P&L में भी आएगा, तो आपने यहां लिख दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000 रुपए, ठीक है, हो गया बच्चों। इसके बाद हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है, वी हैव टू प्रोवाइड 10% मैनेजर रेम्यूनरेशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर है तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, मैनेजर रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट आपने दो जगह, बिफोर में 10/100 और आफ्टर में शायद मैंने आपको नहीं बताया था, आप बता देते हैं। हाँ देखिए, इसमें दो होते हैं बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन में बिफोर वर्ड देता है तो बिफोर में आप लिखेंगे, जैसे 10% है तो 10/100 करते हैं, और आफ्टर अगर बोलता है तो 10/110 करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी मुझे आफ्टर दे रखा है तो मैं 10/110 करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। अब ट्रेडिंग का बैलेंस जो निकालूंगा सबसे पहले, अब ट्रेडिंग का आपको टोटल करके बैलेंस निकालना है। इसका टोटल कितना हुआ? 1,55,000 प्लस 64, ये हो गया आपका 2,19,000। 2,19,000 में से आपको ये आइटम लेस करने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम आपको ऐड करके लेस करने हैं, ठीक है। तो आपके पास आएगा 82,000 82,400। ट्रेडिंग में क्या बचता है बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। कहां कैरी होता है? P&L में।
ये लीजिए, तो ट्रेडिंग में जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो P&L में कैरी होगा। ये आपका क्लियर हो गया बन के, ठीक है। अब इसका जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट कैरी होगा क्रेडिट में, कहां पे, P&L में। चलो यहाँ पे कैरी करते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं बाय ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट 82,400, ये था क्या, हाँ 82,400, ठीक है। अब आप जब P&L बनाएंगे तो P&L में आपको कितने आइटम लेस करने हैं, 24, 15, 5, 36, 6, 1000 और 1000, ये आपको रफ में ऐड करने हैं। रफ में ऐड करने के बाद आपको इसको लेस करना है। अब आपके पास जो बचेगा अमाउंट वो आएगा इसमें से लेस कर देते हैं बच्चों, और फिर देखते हैं कितना बैलेंस बचता है। चलिए इसका टोटल करते हैं, 82,400, यहां पे भी कितना आना चाहिए, 82,400। अब आपने सारे आइटम लेस कर दिए इसमें से, ठीक है। कितने कितने लेस करे हैं, 24, 15 और 3600, और है आपके पास 1000, 1600 और आपका है 5000, ठीक है। यही है सारे आइटम। ये आपको लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आ रहा है दैट इज 32,200, ठीक है। ये क्या है आपका, अब ये नेट प्रॉफिट है, मैं इसको लिखूंगा टू कैपिटल नेट प्रॉफिट। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको मैनेजर को कमीशन भी प्रोवाइड करना था। अब ये 32,200 जो है इसको आप रफ में लिखें, 32,200 ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट। 32,200 पे आपको जो मैनेजर कमीशन प्रोवाइड करना था वो था 10%, तो 10% आफ्टर है तो मैं क्या लिखूंगा, इनटू 10/110। तो जब आप इसमें डिवाइड करेंगे वी गॉट 2927 एज आउटस्टैंडिंग मैनेजर रेम्यूनरेशन। ये आपको यहां लिखना है पहले, नेट प्रॉफिट से ऊपर, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर रेम्यूनरेशन 2927। अभी जो आपका नेट प्रॉफिट था ना बच्चों 32,200, इसमें से आपको लेस करना है, इन दोनों को लेस कर दीजिए, जो आपके पास बैलेंस आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। तो आपको लिखना है टू कैपिटल नेट प्रॉफिट। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो है 29,273, ये डिफरेंस आ रहा है, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया बच्चों, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, इन दोनों का जो टोटल होगा वो ये होना चाहिए। इसमें से आपको दो पार्ट करने, 32,200 जो है इसके दो पार्ट करने, एक मैनेजर को रेम्यूनरेशन देना है और बाकी जो डिफरेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल अकाउंट एज नेट प्रॉफिट। अब इसका एडजस्टमेंट आगे बैलेंस शीट में करेंगे। बैलेंस शीट में देखना बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले हम यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर रेम्यूनरेशन 2973, यही आया था 2927 था, 2927, ठीक है। अब ड्राइंग्स और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था, नेट प्रॉफिट था आपका 292,29273। बेटा ये लेस करना है ड्राइंग्स और इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है, तो जो भी आपकी कैपिटल है उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है, ड्राइंग्स लेस करना है। वी गॉट 91273। अब आपको दोनों का टोटल कर देना है बच्चों, और दोनों का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। अब देखो, जैसे ये तो हमारा लाइबिलिटी था, ये हमारी लाइबिलिटी और ये था हमारा एसेट्स। लाइबिलिटी का टोटल करते हैं, चेक करते हैं, 91273, 2927, 2000, 2400, 18,900 एंड 26,000, ठीक है। 26 ये बेटा इन दोनों को ऐड करके दिखा रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो हमारा टोटल आ रहा है दैट इज 1,43,500, और ये ही सेम आपके एसेट्स में 1500 का कैश है, और डेटर्स आपके हैं 19,000 के, क्लोजिंग स्टॉक 64 का है, फर्नीचर आपका 14,000 का है, मशीनरी आपकी 45, इसका भी टोटल आ रहा है बच्चों 1,43,500। इन दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है। इट मींस हमने जो भी क्वेश्चन किया है, जो भी एडजस्टमेंट किए वो सारे बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने ट्रेडिंग बनाया। ट्रेडिंग में हमारे पास जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था वो हमने P&L में कैरी करा। P&L में जो भी नेट प्रॉफिट बचा वो हमने बैलेंस शीट में एज नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का वन शॉट, जिसमें हमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट सीखा। इसका वन शॉट, इसके सारे एडजस्टमेंट।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।